आवाज आप तक प्रॉपर जा रही होगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका एक क्लास टेस्ट के पार्ट पर लीजिएगा। मतलब आप ये देखिए कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, कितना आपका सही होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए यहाँ पर मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक्स यानी मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला से क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड टू इंसर्ट द टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल डालने के लिए कौन सा विधि मान्य नहीं है। देखो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपके सिलेबस में सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। और उसी में फिर हम बात करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में, जिसमें आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का सही मेथड नहीं है, ये कह रहा है। तो इनमें से कौन सा सही मेथड नहीं है बताइए भाई। तो देखो सही मेथड कौन सा नहीं है, जितने हमारे फ्रेंड्स यहां पर हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही मेथड की बात कर रहा है वो, है ना। अच्छा कौन सा सही मेथड नहीं है ये बात है ना। तो देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, यूजिंग द टेबल ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब। तो ये तो होता है, हम टेबल ऑप्शन इंसर्ट टैब से कर सकते हैं, टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं इंसर्ट टैब से, ये होता है। ड्रॉइंग अ टेबल मैनुअली, ये भी होता है। यूजिंग द क्विक एक्सेस टेबल ऑप्शन, ये भी होता है। इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द शेप मेनू, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। मतलब आकृतियां मेनू का उपयोग करके एक टेबल सम्मिलित करना, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन भी, आंसर भी आना चाहिए यार, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। आप जितने भी हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हमारे साथ, सभी लोग आंसर भी दो भाई। तो इसमें आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका नहीं है, बाकी सारा तरीका है टेबल इंसर्ट करने का, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपको मिलान कराना है, एक तरफ प्रोटोकॉल्स हैं, एक तरफ उनके जो है फंक्शंस हैं। मिलान कराइए, मैंने पढ़ा रखा है, आपने मेरा अगर पहले भी क्लास किया होगा। देखो नेटवर्किंग क्लास है आपका ये, और अब आगे पढ़ाऊंगा भी मैं, रिपीट करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, एमटेक में एनरोल्ड हूं, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए तो पढ़ लीजिए पहले आप लोग, है ना। कह रहा है कि मिलान कराइए, तो मिलान कराने के लिए देखो, यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल, ईमेल रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ईमेल रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईमेल रिसीव करने के लिए हम पीओपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं और आईएमपी दोनों यूज करते हैं। ईमेल को रिसीव करने के लिए पीओपी और आईएमपी दोनों यूज करते हैं, बट अंतर क्या होता है, एक तरफ है रिट्रीव ईमेल व्हाइल कीपिंग अ कॉपी ऑन द सर्वर, सर्वर पर रखने, तो ये तो हमारा आईएमपी होता है, सर्वर पर कॉपी रखता है ना। यहां भी मेल रिसीव होता है, यहां भी मेल रिसीव होता है, बट यहां पर सर्वर पर कॉपी नहीं रहता, सर्वर से डिलीट हो जाता है, सर्वर से डिलीट हो जाता है। प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, ये हमारा जो है एसएमटीपी होता है, ये हमारा एसएमटीपी होता है, मेल भेजने के लिए एसएमटीपी होता है। सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द वेब, वेब पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए आपका एचटीटीपीएस होता है, इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। मिला लीजिए आप, पहले का दूसरा और फिर तीसरा, दूसरा है ना, यही तो है, पहले का दूसरा है, और फिर बी का क्या है, अच्छा सी का 1, एक मिनट यहां पर, एक मिनट से क्या पूछा गया है, रिट्रीव्स ईमेल व्हाइल कीपिंग अ कॉपी ऑन द सर्वर यूज्ड फॉर अ रिसीव ईमेल। अच्छा यहां पर उल्टा हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये आईएमपी होगा और ये आपका हो जाएगा पीओपी, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ये वाला, ये आपका पीओपी हो जाएगा। रिट्रीव्स ईमेल व्हाइल कीपिंग अ कॉपी ऑन द सर्वर, ये हमारा पीओपी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। और रिसीविंग ईमेल में हमारा आईएमपी हो जाएगा, मेल भेजने के लिए हमारा एसएमटीपी हो जाएगा, और सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द वेब हमारा जो हो जाएगा वो एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और अलग अलग प्रोटोकॉल्स का आपका अलग अलग यूज होता है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और भी हमारे एग्जाम में आता है पोर्ट नंबर से, कि हर प्रोटोकॉल का अपना पोर्ट नंबर होता है। जैसे एफटीपी का 2 पोर्ट नंबर होता है, एफटीपी का एक डेटा पोर्ट होता है, एक डेटा पोर्ट होता है और एक कमांड पोर्ट होता है। एफटीपी का एक डेटा पोर्ट होता है, कमांड पोर्ट, डेटा पोर्ट 20 होता है, कमांड पोर्ट 21 होता है। फिर एसएमटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है ना।
और पीओपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो 110 होता है। आईएमएपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो 143 होता है, पीओपी का ये होता है, ठीक है। और एचटीटीपीएस का जो पोर्ट नंबर होता है, याद रखिएगा, एचटीटीपीएस का जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है, 443 होता है, 443 बोलते हैं। वही एचटीटीपी जो आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये अलग अलग जो है प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। अच्छा, कंफ्यूजन आपको लगा? नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। देखो, ईमेल रिसीव करने के लिए हमारा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, आईएमपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपीएस का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। और एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखो यहां पर क्या है, पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का पहला है, और डी का 4 है, और ई का आपका 5 है। याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां भी मिलान कराने के लिए है, इसका मिलान कराइए आप लोग। ये जो मिलान कराने वाला क्वेश्चन है जानबूझ के ले रहा हूं, क्योंकि यहां से आपके वेरियस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है अवेयर हो जाएंगे, आप नंबर ऑफ टर्म्स अवेयर हो जाएंगे, नंबर ऑफ चीजें आपको पता चल जाएगी एक ही क्लास में, ठीक है। रितेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिमी जी चलो आप बहुत अच्छा है, रेगुलर आप क्लास में आ रहे हो, ये अच्छा लगा मुझे। अच्छा, सॉरी फॉर द लेट, कोई बात नहीं, टाइम पे आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर कह रहा है कि अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स टू अदर कंप्यूटर्स, यानी ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप को स्प्रेड करता है दूसरे कंप्यूटर पे, क्या होता है? वायरस होगा, देख लेते हैं, मालवेयर। अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब एक फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट होता है आपकी जो संवेदनशील जानकारी होती है चोरी करने के लिए, आपकी संवेदनशील जानकारी को चोरी करने के लिए फ्रॉड करना आपके साथ। मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट्स और डैमेजिंग सिस्टम, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को डिसरप्ट करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है। ओवरलोडिंग सिस्टम विद एक्सेसिव ट्रैफिक टू कॉज अ शटडाउन, आपके सर्वर पर इतना ट्रैफिक ओवरलोड कर दिया गया कि आपका सिस्टम शटडाउन हो गया, मतलब सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। ट्रैफिक भेजना क्या होता है? अ डिसगाइज्ड मैलिशियस प्रोग्राम दैट अपीयर्स लेजिटिमेट, एक ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप को अच्छा दिखाता है बट वो अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो मैलिशियस प्रोग्राम जो अपने आप को अच्छा दिखाता है बट वो अच्छा नहीं होता है, उसे हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है बट आपको अच्छा दिखाएगा, आपको दिखेगा अच्छा, बट वो अच्छा नहीं होता है, और जैसे आप उसे डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, वो आपके सिस्टम में चीजों को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ओवरलोडिंग अ सिस्टम विद एक्सेसिव ट्रैफिक कॉज अ शटडाउन, डीडीओएस अटैक बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक बोलते हैं। डीडीओएस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। ये क्या होता है? सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेज देना, इतना ट्रैफिक छोड़ देना सर्वर पर कि सर्वर क्रैश हो जाए और रिस्पॉन्स ही ना कर पाए, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट्स और डैमेज सिस्टम, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को डैमेज करता है, वो मालवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास एक फ्रॉड ईमेल आ गया या कोई फ्रॉड मैसेज आ गया जिसके माध्यम से आपका सेंसिटिव यानी जो संवेदनशील जानकारी है वो चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, वो फिशिंग होता है, फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग। और अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड ओवर द टू अदर कंप्यूटर्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप को स्प्रेड करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और दूसरे सिस्टम पर फैलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वार्म बोलते हैं, उसे हम वार्म बोलते हैं, उसे हम वार्म बोलते हैं। राइट वंस रीड मीनिंग, ठीक है। तो मिला लीजिएगा आप लोग, यहां पर पहले का क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन बी है। दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा, चौथे का चौथा हो जाएगा, पांचवे का पांचवा हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, या विशेष करके ध्यान दीजिएगा। बोलिए, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है?
ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस है, लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको। और ये जो मैं इस तरह समझा रहा हूं, इस तरह समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मे भी आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। कि क्वेश्चंस का एक नया पैटर्न है। अब हर बार अलग अलग पैटर्न होता है, बट ये भी एक पैटर्न है जिससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा से जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा नॉलेज। एक्सेल में गोल सीक फीचर क्या होता है? अब देखो एक्सेल, मैंने कहा ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका क्या होता है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है और एमएस ऑफिस का एक उसके अंतर्गत आता है एक्सेल। तो एक्सेल में गोल सीक फीचर होता है, वो क्या होता है, कौन बताएगा? एक्सेल में गोल सीक की फीचर के बारे में बताइए आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोल सीक फीचर के बारे में बताइए फटाफट आप लोग, चलिए। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं बताएं मुझे एक बार। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। जितने हमारे फ्रेंड्स यहां पर हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं मुझे बताएं। चलो, तो गोल सीक फीचर एक एमएस एक्सेल में एक फीचर होता है, गोल सीक फीचर होता है। वो क्या होता है? तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यू टू अचीव अ डिजायर्ड आउटपुट। क्या कह रहा है? वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट मान खोजने के लिए बोल रहा है। यह आपका होता है, वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट मान खोजने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है गोल सीक फीचर का प्रयोग करते हैं एक्सेल में। अब यहां पर भी आपको मिलान करना है, फायरवॉल है, वीपीएन है, आईडीएस है, एंटीवायरस है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये वाला इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप लोग आंसर दीजिए, मुझे बताइए फटाफट, सभी लोग आंसर दें मुझे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा का तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर मैं आपको बता दूं, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। आपके सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जो अनधिकृत एक्सेस होता है, कोई मतलब अवैध यानी हैकर, कोई आपके सिस्टम को हैक करना चाहता है तो उसको रोकता है। तो ये हमारा होता है फायरवॉल, फायरवॉल बोलते हैं। एनक्रिप्ट्स इंटरनेट ट्रैफिक फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस। क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि आपके जो आपका इंटरनेट ट्रैफिक होता है सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए, वो मतलब इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है और सिक्योर रिमोट एक्सेस करता है। इसे वीपीएन बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, है ना। डिटेक्ट्स एंड अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसे आईडीएस बोलते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। स्कैन्स एंड रिमूव्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसे एंटीवायरस बोलते हैं। जो एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम में से मालवेयर को, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को स्कैन करता है, वायरस को स्कैन करता है, रिमूव करता है। रिक्वायर्स मल्टीपल क्रेडेंशियल फॉर यूजर वेरिफिकेशन, यानी आप अगर अपना कोई ऐप आपका है तो ऐप में आपने 2-3 लॉक लगा रखा है, इसे बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी किसी ने एक लॉक खोला तो फिर एक लॉक से फिर अगले लॉक पे जाओगे आप, अगला लॉक करोगे फिर अगला अनलॉक करना पड़ेगा। मतलब होता ना कि लेयर वाइज होता है सिक्योरिटी। तो एक अगर लॉक खुला तो अगले लॉक से गुजरना पड़ेगा, अगर अगला खुला तो अगले से गुजरना पड़ेगा। तो मल्टीपल लेयर्स होते हैं, वो क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा और पांचवें का पांचवा हो जाएगा। ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Which of the features in PowerPoint allow you to create a smooth transitions between slides by analyzing movements of objects? इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है, अच्छा इधर हिंदी,
हाँ, कह रहा है कि पावर पॉइंट में कौन सी सुविधा आपको वस्तुओं की गति का विश्लेषण करने, स्लाइडों के बीच सहज बदलाव बनाने की अनुमति देती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग फटाफट, उसे क्या कहते हैं? हम्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मॉर्फ ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन होता है, स्लाइड टू स्लाइड जो इफेक्ट होता है, वो कह रहा है कि पावर पॉइंट में कौन सी सुविधा आपको वस्तुओं की गति का विश्लेषण करने और स्लाइडों के बीच एक सहज बदलाव की अनुमति देती है, बोलते हैं मॉर्फ ट्रांजिशन बोलते हैं, है ना। और ये कहां मिलेगा आपको? पावर पॉइंट में आप जाओगे तो पावर पॉइंट में आपको जो है ट्रांजिशन वाले फीचर में आपको मिल जाएगा। यानी कि ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा पावर पॉइंट है और पावर पॉइंट में ट्रांजिशन वाला टैब मेनू है। ट्रांजिशन टैब मेनू में क्या दोस्तों है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपको मॉर्फ दिख जाएगा। यहीं पे मॉर्फ में आपको दिखा दूं, अलग अलग है यहाँ पे ना, सब टाइल है, ये आपका बॉक्स है, यहीं पे कहीं मॉर्फ होगा। ये फॉल ओवर है, ड्रॉप है, वाइंड है, कट है, रैंडम है, फेड है। देखो मॉर्फ ये वाला है, मॉर्फ ये वाला मॉर्फ है, इसे मॉर्फ बोलते हैं, ये मॉर्फ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये मॉर्फ है, वही कह रहा है, ये वही कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फ ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है, Which type of learning is the model trained without the label data? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है ये। क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मशीन लर्निंग का क्वेश्चन है। किस प्रकार की मशीन लर्निंग में मॉडल को लेबल किए गए डेटा के बिना प्रशिक्षित किया जाता है? मतलब आपको कह रहा है कि ऐसा मशीन आप ट्रेनिंग दे रहे हो मशीन को जिसमें लेबलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने आपको बताया होगा, आपने क्लास मेरा किया भी होगा, पहले देखा भी होगा, है ना। मिसलिनियस क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं मैं। मिसलिनियस का मतलब होता है हर टॉपिक से क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मैं, मिसलिनियस क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो मिसलिनियस करेंगे आप, समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से, है ना। और डाउट आंसर दीजिए, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो भाई, कहाँ गई आप? रिमी मिश्रा जी, रश्मि शर्मा जी हैं, और कौन कौन है भाई? मनीषा जी हैं, रीशु शर्मा जी भी हैं, राधा जी भी हैं, कई लोग यहाँ पर हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। आशीष जी हैं, विक्की चौधरी जी हैं, रितेश कुमार जी हैं। देखो तो एक्चुअली एक मशीन को जब ट्रेनिंग, इसे होता क्या है ना, कोई मॉडल, एक मशीन है, मॉडल है, मशीन मतलब मॉडल समझो, ये मॉडल है। इस मॉडल को क्या किया जा रहा है? इस मॉडल को दिया जा रहा है ट्रेनिंग, इस मॉडल को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। क्या दिया जा रहा है? ट्रेनिंग। तो एक तो ये होता है, इसको बताया जाए कि देखो ऐसे, जैसे किसी को सिखाते हो आप, जब किसी को सिखाते हो तो क्या बताते हो? 2+2 क्या होता है? 2+2 मतलब जोड़ना होता है, 2+2 4 होता है। तो आपने इनपुट भी दिया, 2+2 इनपुट है, और आउटपुट 2+2 4 आपका आउटपुट आ गया, ये आपने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एक तरीका है कि एक और लर्न, एक तरीका, और एक तरीका हो गया। अगला तरीका है कि आप केवल बताओ कि ऐसा है कि 4, ये आपका 4 है, 4 आपको लाना है। कैसे लाना है आप खुद डिसाइड करो, या आप खुद से करो, 4 लाओ आप। तो 2 दूना 4 कर सकते हो, 2 × 2 या 2+2 कर सकते हो। 4 मतलब मशीन को ट्रेनिंग देना है इस तरीके से। तो जहां पे डेटा को बिना प्रशिक्षित किया जाता है, मॉडल तैयार किया जाता है बिना को लेबल किए बिना, लेबल किए गए डेटा के बिना प्रशिक्षित किया जाता है, उसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज्ड। जैसे आप मेरे सुपरविजन में क्लास कर रहे हो, तो आप मेरे सुपरविजन में क्लास कर रहे हो तो बोला जाएगा सुपरवाइज्ड। और एक होता है जहां पे आप मेरे सुपरविजन में क्लास नहीं कर रहे हो, खुद से आप पढ़ रहे हो और खुद से पढ़ के आप एग्जाम दे रहे हो, तो होता है अनसुपरवाइज्ड। मतलब आप किसी के सुपरविजन में क्लास नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो। तो सुपरवाइज मतलब जहां सुपरवाइजर हो, सुपरविजन में हो, कोई सुपरविजन में काम कर रहा हो, सुपरवाइज्ड। और अनसुपरवाइज जहां पे कोई सुपरवाइज ना हो, अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। तो यहां अगर बोलता ये क्या होता है? लेबल डेटा, विद लेबल डेटा। जैसे यहां पर विदाउट है ना, विदाउट की जगह केवल विद लेबल डेटा होता ना, विद लेबल डेटा होता, लेबल डेटा होता, तो आंसर क्या होता? आपका सुपरवाइज लर्निंग होता, ठीक है। चलो, कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईओटी कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है? संचार के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आमतौर पर किसी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। संचार के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में
आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, सभी हमारे फ्रेंड्स आंसर दें। तो इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो MQTT होता है। ये क्वेश्चन IoT का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, IoT का है, इसको बोलते हैं हम MQTT। क्या होता है सर MQTT, बताइए जरा फटाफट। MQTT का मतलब होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार कराने वाले, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नाउ फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं? एक्सेल में एक नाउ फंक्शन होता है, नाउ फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं? देखो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, या इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या आपका नंबर सिस्टम वाला पोर्शन हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये सारा पोर्शन भी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। तो नाउ फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं? नाउ फंक्शन का यूज हम करते हैं डेट और टाइम दोनों के लिए करते हैं। नाउ फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं? डेट और टाइम दोनों के लिए करते हैं। यानी अगर हमें अपने सिस्टम में सामने जहां पे हम काम कर रहे हैं, हमको डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम नाउ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो। वेयर इज द बायोस टिपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? आमतौर पर कंप्यूटर में बायोस कहां पर स्टोर होता है? कंप्यूटर में आमतौर पर बायोस कहां स्टोर होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखो जैसे आपका HTTP होता है ना, क्या नाम है आपका, तारिक अली जी, जैसे आपका HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, वैसे ही आपका MQTT होता है। नाम सुना होगा आपने, जैसे HTTP का नाम सुना आपने? HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो ठीक है। आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। तो बायोस कहां स्टोर होता है? बायोस तो रोम में स्टोर होता है ना, बायोस तो रोम में स्टोर होता है, रोम में। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। जो बायोस स्टोर होता है वो रोम में स्टोर होता है, और रोम जो आपका है वो रीड ओनली मेमोरी है। और इसे और क्या बोलते हैं? इसे जो है नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, मतलब अस्थाई होता है। कहने का आशा यह है कि अस्थाई होता है। ठीक है, सॉरी सर, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सर, मेरा ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, आप पे क्या ध्यान देना बताइए, क्या नाम है आपका, आप पे क्या ध्यान देना है बताइए, कैसे ध्यान दें आपको? अच्छा, लगातार आप कमेंट कर रहे हो ना। PPR, आपका नाम क्या, नाम बताइए पहले, आप नाम क्या है आपका? पूछिए क्या नाम आपका, क्या है, दिक्कत क्या है, बताइए आप लोग। चलिए, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्लास करनी पड़ेगी। आप जब थ्योरी क्लास पढ़ लेंगे अच्छे से एक बार, सारा जो थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल नए अभी हो और बिल्कुल नए तरीके से आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा या आप क्लास किया भी होगा जैसे भी, तो आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी के लिए ऐप में क्लासेस सारी आपको दिख जाएगी इजिली। आप थ्योरी क्लास जब पढ़ लेंगे तो फिर आपको जो है वहां से क्या होगा, ये जो क्वेश्चंस हैं आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, तो जो आपका बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम को ऑन करने में हमारी हेल्प करता है। देखो ये हमारा, मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो आपका होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है ना।
रीड ओनली मेमोरी जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, और बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये नॉन वोलेटाइल बायोस होता है। और बायोस स्टोर कहां होता है? बायोस रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो जैसे यहां पर ही आपके सामने क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चंस हैं, है ना, गेट से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप इसका बताइए आउटपुट कौन सा एंड गेट को कौन सा टेबल ऐसा है जो एंड गेट को डिनोट कर रहा है? आपको ऑप्शन में से बताना है, एंड गेट को डिनोट कर रहा है, बताइए फटाफट आप लोग। आशीष जी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए एनफ है। ठीक है, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको उतना कर लेंगे, आपके लिए एनफ है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रितेश जी थोड़ा सिलेबस अलग है उसका, थोड़ा अलग रहेगा सिलेबस, आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला गया, एंड आपका है ना, एंड आपका है। तो एंड जो आपका गेट, देखो गेट जो आपका होता है एंड गेट होता है, और गेट होता है। अच्छा क्या नाम है आपका? सॉरी रिशु शर्मा जी हैं, एंड रेमी मिश्रा जी हैं, सागर जी हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। देखो नंबर ऑफ गेट होते हैं आपके, जो लॉजिक गेट होता है उसमें एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्स और गेट होता है, एक्स नॉर गेट होता है। ठीक है, तो जो एंड गेट होता है वो कैसे होता है, ए क्रॉस बी करके होता है ना, ये हमारा एंड गेट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है बेसिकली इसमें। और वहीं और गेट होता, तो और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ये हमारा और गेट होता है ना ये। तो मान लीजिए आपके पास 0 और 0 दो इनपुट है, दो इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे ए और मल्टीप्लाई बी है आपका। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिएगा, दो इनपुट आपके पास में है, 0 0 0 1 1 0 है ना, 1 0 1 1 1 0 1 1, या आपके मतलब दो इनपुट होते हैं, 0 1 इनपुट होते हैं, उनका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? तो जो 0 0 0 1 1 0 1 1 यही बनेगा कॉम्बिनेशन। अरे भाई दो इनपुट आपके पास है, 0 और 1 इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन। तो 0 0 0 1 1 0, आप बताओ और कुछ बनेगा? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आपका भाई, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना भाई। तो एंड गेट में क्या होता है, 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, और 1 1 1 होता है। मतलब एंड गेट वह गेट होता है जिसमें अगर कोई भी 0 है तो आउटपुट 0 होगा, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, यानी ऑन होगा। 1 मतलब ट्रू होगा, 1 मतलब ट्रू होता है, और 0 मतलब फॉल्स होता है। तो मिला लो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। तो मुझे लगता है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बी वाला ऑप्शन 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो भैया ये हमारा जो आंसर है बी वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं है बताइए। अब इसके लिए आपको लॉजिक गेट पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अगर समझ में नहीं आया तो लॉजिक गेट की क्लास पूरा अच्छे से करिए, समझिए, पूछिए, कोई डाउट हो तब मतलब समझिए पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए हमसे। ठीक है, चलिए ओके। व्हाट इज द आईटी एक्ट 2000 इन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है? ई गवर्नेंस में आईटी अधिनियम क्लास 2000 सॉरी आईटी अधिनियम 2000 की क्या भूमिका है? ई गवर्नेंस में आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, उसकी क्या भूमिका है बताइए, भूमिका क्या है भूमिका? तो मैं बता दूं आपको, देखो आईटी एक्ट मतलब इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, यह इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। आईटी एक्ट 2000 क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, सामाजिक या राजनीतिक रूप से प्रेरित कारण के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का दुरुपयोग करने का कार्य क्या कहलाता है? इट इज द एक्ट ऑफ मिसयूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क फॉर अ सोशली और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजन। सामाजिक या राजनीतिक रूप से प्रेरित कारण के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का दुरुपयोग करने का कार्य क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति है जो सामाजिक
सोशली या पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मोटिवेशन उसको मिल गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि वो फिर गलत काम करने लगा, मतलब चीजों को हैक करने लगा। उसके पास साइबर इंटरनेट की अच्छी जानकारी है, साइबर सिक्योरिटी की अच्छी जानकारी है, हैकिंग की अच्छी जानकारी है, और फिर उसको कुछ ऐसा उसके साथ हो गया तो उसने फिर सबका नुकसान करना स्टार्ट किया, डेटा को हैक करना स्टार्ट किया, सिक्योरिटी को लीक करना, ब्रीच करना स्टार्ट किया, सारा काम स्टार्ट किया। तो उसे बोलते हैं हैक्टिविज्म, उसे बोलते हैं हैक्टिविज्म, हैक्टिविज्म बोलते हैं। कोई पूछे आपसे हैक्टिविज्म क्या होता है तो आप क्या बताओगे? हैक्टिविज्म का मतलब होता है कि जैसे आपके पास आईटी की या कंप्यूटर की और हैकिंग की बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो, मतलब किसी का मिसयूज नहीं करते हो। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपका कुछ बुरा हो जाए, होता नहीं कि समाज में कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर वो बागी बन जाते हैं, पहले अच्छे होते हैं, बाद में उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ घटना घटी होगी, फिर वो बुरे बन गए, मतलब बुरे का मतलब फिर उन्होंने दूसरे को नुकसान करना स्टार्ट किया। बहुत लोगों के साथ ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, पहले अच्छे थे बाद में बुरे बन गए। तो ये होता है कि किसी वजह से उनको करना पड़ा, है ना, ये चीजें हैं। बहुत सारी मूवी भी देखा होगा आप लोगों ने कि पहले वो अच्छा होता है, बाद में फिर वो बुरा बन जाता है, नुकसान करने लगता है लोगों का, वो सारी चीज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैक्टिविज्म, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हैक्टिविज्म, जो पॉलिटिकली या सोशली मोटिवेटेड होकर क्या करता है, कुछ मिसयूज करता है आपके सिस्टम को। होक्स क्या होता है? होक्स मतलब फेक न्यूज। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, फेक न्यूज आपके सामने आता रहता है और आप लोग बिना उसके मतलब फैक्ट को जांच किए, बिना फैक्ट को चेक किए आप लोग शेयर करने लगते हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां भी पाते हो आप शेयर करने लगते हो बिना तथ्यात्मक जांच पड़ताल के, वो कहलाता है होक्स कहलाता है, ठीक है। और रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर का मतलब होता है एक ऐसा मालवेयर है, रैंसमवेयर मतलब रैंसम मतलब छिनौती फिरौती करना। तो क्या करता है कि आपके सिस्टम को लॉक कर देगा और उसके बदले में आपसे कहेगा पेमेंट, पैसा मांगेगा, पेमेंट करने के लिए बोलेगा, और कहेगा क्या, कहेगा आप पेमेंट करो, तब आपके सिस्टम को क्या किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा, है ना। आप पेमेंट करो तो आपके सिस्टम को अनलॉक किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं, जैसे किडनैप में किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, फिर कह रहा है कि पैसा मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, इतना पैसा दो फिर कुछ छोड़ेंगे हम, वैसे रैंसमवेयर होता है। तो सब साइबर सिक्योरिटी की कंसर्न है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। कंट्रोल पेजअप का यूज आप एक्सेल में क्यों करते हो? शॉर्टकट कीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कंट्रोल पेजअप का यूज आप क्यों करते हो, बताइए फटाफट। सभी लोग आंसर दें। तो कंट्रोल पेजअप का यूज आप क्यों करते हो? तो जो आपका एक्सेल का सीट, टू गो द प्रीवियस वर्कशीट्स ऑन द लेफ्ट, मतलब बाएं बाजू वाला पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप कंट्रोल पेजअप यूज करते हो पीछे जाने के लिए, बाएं। और पेज डाउन का मतलब होता है राइट साइड जाने के लिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूएसबी 4.0 की स्पीड क्या होती है, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है? देखो यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, आपको पता होगा। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये क्या करता है, डेटा, जैसे आप कोई पोर्ट लगाते हो ना, मतलब एक पोर्ट होता है बेसिकली, इसमें कोई आप डिवाइस लगाते हो तो कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करेगा, वो कितनी तेजी से डेटा को ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा 4.0 की बात कर रहा है। देखो 4.0 कहां पर है, 40 जीबीपीएस है यहां पर, तो 40 जीबीपीएस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो अलग अलग वर्जन है आपके, और अलग अलग वर्जन का अलग अलग स्पीड होता है। जैसे 1.0 का स्पीड क्या होगा, 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगा, एमबीपीएस। 1.1 का 12 एमबीपीएस, 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड होगा। 2.0 का 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड होगा। 3.0 का 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड होगा। 3.1 का 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड होगा। 2.2 का 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड होगा। और आपका जो है 2.0 का 80 गीगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड होगा विद एन ऑप्शनल 120 जीबीपीएस मोड इन वन डायरेक्शन। तो ये बेसिकली आपका होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए आप क्या कुंजी यूज करोगे?
और फिर उसके बाद स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए, मतलब टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से अगर आपको स्लाइड शो करना है तो क्या दबाओगे, और अगर आपको अगर करंट स्लाइड से शो कराना है तो क्या करोगे आप, तो बिगिनिंग से करने के लिए आप क्या करोगे, और करंट से आपको करना होगा तो क्या करोगे आप, करंट से करने के लिए क्या करोगे, बताइए फटाफट आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं आंसर दें भाई फटाफट, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास कर रहे हैं सभी लोग आंसर दें। तो भैया अगर आपको बिगिनिंग से करना है तो क्या करोगे, F5 करोगे आप, बिगिनिंग से करना है F5 करोगे आप, और अगर आपको यहां से करना है तो शिफ्ट के साथ में F5 करोगे आप, शिफ्ट F5 करोगे आप, ठीक है। चलो शॉर्टकट की होता मतलब एक होता है कि स्लाइड्स बिल्कुल जैसे आप 16वें नंबर स्लाइड पे हो, पहले स्लाइड से शो हो आपको स्लाइड पहले स्लाइड से, तो उसके लिए F5 करोगे, और चाहते हो सिर्फ उसी स्लाइड से रन करे आपका तो शिफ्ट प्लस F5 करोगे आप, ठीक है। आपको बताना है फाइल या एप्लीकेशन को सीधे निष्पादित करने के लिए स्टार्ट मेनू में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर दें। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो रन कमांड हो जाएगा, सॉरी रन कमांड हो जाएगा, रन ऑप्शन, रन ऑप्शन हो जाएगा। आप क्या करोगे, विंडोज प्लस आर प्रेस करोगे, तो विंडोज आर प्रेस करोगे तो रन विंडो ओपन हो जाएगा, विंडोज प्लस आर प्रेस करोगे रन विंडो ओपन, और मान लीजिए वर्ड ओपन करना है तो वर्ड के लिए आप विनवर्ड टाइप करोगे आप, और जैसे विनवर्ड टाइप करके आपने एंटर मारा, जैसे आपने एंटर मारा तो आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, पढ़िए फटाफट आंसर दीजिए, जितने हमारे फ्रेंड्स सभी लोग आंसर दें फटाफट भाई। विंडोज 98 किस विंडोज का एक उन्नत संस्करण है, मतलब विंडोज 98 वाज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ विंडोज, विंडोज 98 जो आपका है वो किसका एक इंप्रूव वर्जन है, जाहिर सी बात है विंडोज 98 से पहले क्या था आपका विंडोज 95 था, ये पूरा आपके सामने डिटेल है। पहले 1985 में 1985 में विंडोज 1.0 आया, फिर 2.0 आया 87 में, फिर 90 में 3.0, ऐसे ऐसे करके आपका सबसे लेटेस्ट ओएस जो है वो 2021 में आया है विंडोज 11, यानी कि हर ओएस विंडोज 11 जो आपका है वो लेटेस्ट ओएस है और 2021 अक्टूबर 2021 में आया है, अक्टूबर 2021 में आया है। तो एग्जाम में भी आता है कौन सा विंडोज का वर्जन किसका सक्सेसर है, मतलब उत्तराधिकारी है, किसका सक्सेसर है, तो पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में कि विंडोज 98 किसका सक्सेसर है, तो विंडोज 95 का है। विंडोज 8 किसका सक्सेसर है, विंडोज 8 जो है विंडोज 7 का सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, याद रखिएगा आप, यहां से अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट, पढ़कर आंसर दीजिए फटाफट। इनमें से कौन सा विंडो कंप्यूटर डेस्कटॉप का तत्व नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेस्कटॉप का एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट कौन सा नहीं है भाई, तो एलिमेंट कौन सा नहीं है डेस्कटॉप पे, क्या नहीं होता है आपका, टाइटल बार नहीं होता, टाइटल बार जो होता है किसी प्रोग्राम के टॉप पर होता है,
किसी प्रोग्राम के टॉप पर होता है टाइटल बार होता है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर का फर्स्ट स्क्रीन होता है। आपके कंप्यूटर का फर्स्ट स्क्रीन जो होता है ये डेस्कटॉप कहलाता है। फर्स्ट स्क्रीन क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है, पहला स्क्रीन। ठीक है, तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन दिखेगा, टास्क बार दिखेगा, स्टार्ट बटन दिखेगा, टाइटल बार प्रोग्राम ओपन करोगे तब दिखेगा। ठीक है, आपको बताना है ईमेल अटैचमेंट की साइज क्या होती है, बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए आप लोग। है कि ईमेल अटैचमेंट आप कितना भेज सकते हो, आप कितना ईमेल जो है अटैच करके, मतलब साइज क्या होती है, तो 25 MB साइज होती है, 25 मेगाबाइट साइज होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 25 मेगाबाइट साइज होती है, आप इतना मतलब अटैच करके आप फाइल को भेज सकते हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पीडीएफ हो। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल एरर मैसेज को रिपोर्ट करता है? कौन सा प्रोटोकॉल एरर मैसेज को रिपोर्ट करता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अभी संडे को एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। अभी संडे को एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो एरर मैसेज रिपोर्ट करने के लिए पिंग यूज करते हो आप, और इसमें जो पिंग आपका आईसीएमपी कहलाता है। आईसीएमपी मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और आप पिंग कमांड चलाते हो। पिंग कमांड ये आपका होता है, पिंग कमांड। तो त्रुटि संदेश को रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मैसेज है, आप जो भेज रहे हो, वो प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कोई एरर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपरली डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। एक हाँ हाँ हाँ, क्या बोला गया यहाँ पे? गलत है, सी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, IPv4 की साइज क्या होती है? IPv4 की साइज क्या होती है बताइए आप लोग। IPv4 क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं। आईपी के दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 होता है और आईपी वर्जन 6 होता है। तो ये 4 बाइट का होता है, जिसमें 32 बिट होता है, और ये आपका 16 बाइट का होता है, जिसमें 128 बिट होता है ना। तो बिट पूछा गया है तो 32 बिट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? 32 बिट विल बी करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द ब्राउजिंग वेबसाइट्स? वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। सभी लोग आंसर दो यार, पता नहीं क्या ये आंसर सभी लोग नहीं दे रहे, सभी लोग आंसर दो। जितने लोग यहां पार्टिसिपेट कर रहे हो सभी लोग आंसर दो। तो वेबसाइट्स ब्राउज करने के लिए से आप जरूर ओपन करते होंगे, ऐसे तो है नहीं आप वेबसाइट नहीं ओपन किया होगा आज तक आपने। क्या आज तक आपने कोई वेबसाइट नहीं ओपन किया? जरूर किया होगा आपने वेबसाइट ओपन। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए आप क्या करते हो? HTTP या HTTPS यूज करते हो ना। तो इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आप यूज करते हो, है ना, ये यूज करते हो। ठीक है, इनमें से कौन सा OS का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा OS नहीं? सभी लोग आंसर दें। तो इनमें से कौन सा OS नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, विंडोज एक्सप्लोरर कोई OS नहीं होता भैया। विंडोज एक्सप्लोरर बल्कि इसका शॉर्टकट की Windows+E होता है, ये एक्सप्लोर करने के लिए होता है, ओपन करने के लिए, मतलब कोई OS नहीं होता बेसिकली, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
SSL short for a method for coding which enables private between a web browsers and web server. SSL जो होता है वो एक कोडिंग विधि है जो एक वेब ब्राउजर और एक वेब सर्वर के बीच में निजीकरण को सक्षम बनाता है। मतलब वेब ब्राउजर सर्वर के बीच में प्राइवेट मेंटेन करता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है। तो एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आप लोग। देखो एसएसएल जो होता है ना यार, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। और सिक्योर सॉकेट लेयर एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो क्या करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर एक ऐसा मेथड होता है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच में प्राइवेसी को मेंटेन करता है कि आप जो सर्च कर रहे हो वो किसी और को पता नहीं चलेगा, और जो आपने सर्च किया है, जो आपने रिक्वेस्ट किया है, उसका रिस्पांस केवल आपको मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है यहां पर गलत, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ऑप्शन बी होगा सिक्योर सॉकेट। नहीं नहीं नहीं, देखो सिक्योर सॉकेट नहीं, ठीक 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 ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर ऑप्शन में नहीं है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। ठीक है, आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में आप कन्वर्ट करिए फटाफट। प्रियांशु जी कह रहे हैं सर सॉरी सर पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, आ जाया करो। ठीक है, नोटिफिकेशन जाता है, आ जाया करो क्लास में। तो देखो यार, देखो बड़ा आसान है। 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, यही तो है। यहां पे जीरो है कट गया, यहां पे जीरो है कट गया, बाकी जीरो कहीं है नहीं। तो इसका मतलब अगर हम करें टोटल 512 क्या होता है, 511, और 511 में से आप अगर 20 माइनस कर दोगे तो यहाँ 1, यहाँ 11 में से दोगे 9, यहाँ 491 आंसर हो जाएगा। 491 आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या जहां जहां पे 1 है उनको जोड़ दो आप। तो भैया 64 32 96 96 8 104, भाई 64 32 64 32 96 96 400 104 104 2 6 7 और 107 128 107 256, तो 8 7 मतलब 8 8 16 और 16 5 21, 2 5 2 7 5 2 7 2 9 और 2 1 3 1 4, 491। देखो आगे 491, 491 ऑप्शन में है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 491 491 विल बी करेक्ट आंसर, 491 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट प्रियांशु जी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। Which of the following instructs the computer hardware what to do and how to do it? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है क्या करना है और कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देखो सॉफ्टवेयर, अब देखो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन होगा, मतलब कंफ्यूजन क्या यहाँ पे आप कर सकते हो। एक्चुअली 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। वैसे तो सॉफ्टवेयर में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, और इसी में आपका ओएस भी आ जाएगा। तो परफेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे ना तो ये, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं ओएस, तो ओएस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो ओएस हो सकता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, क्योंकि ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन अल्टीमेटली निकला कहां से है, तो निकला तो सॉफ्टवेयर से है ना भाई, निकला कहां से है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है क्या करना है कैसे करना है। अब उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, डिबगर भी होता है, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ओएस भी होता है। तो इसलिए केवल आप ओएस अकेले ओएस होता तो आंसर हो सकता था। अगर ओएस अकेले होता, सॉफ्टवेयर ना होता तो आंसर हो सकता था। बट चूंकि सॉफ्टवेयर है, ओएस कहां से निकला है, सॉफ्टवेयर से निकला है, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सॉफ्टवेयर को देंगे। ये क्वेश्चन डिस्प्यूट, आप मतलब इस पर डाउट हो सकता है आपको, या आप प्रॉब्लम कहते नहीं सर आंसर दिए होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आंसर ओएस होता, क्योंकि निकला कहां से है, सॉफ्टवेयर से निकला है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब आपको इसे हायरार्की में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको इसे ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है। करिए फटाफट आप लोग, बढ़ते हुए क्रम में आप इसे ऑर्गेनाइज करिए।
नहीं नहीं, टाइपिंग नहीं होगा प्रियांशु जी। देखो मैं बता दूं आपको, सबसे छोटा जो होता है बिट होता है, और बिट से बड़ा जो होता है बाइट होता है, बाइट से बड़ा, अच्छा बाइट की जगह कहीं कहीं कैरेक्टर भी लिखा होता है, तो बाइट या कैरेक्टर। फिर उसके बाद आपका फील्ड होता है, फील्ड के बाद आपका फाइल होता है, और फाइल के बाद सॉरी फील्ड होता है, और फील्ड के बाद आपका रिकॉर्ड होता है, फील्ड के बाद आपका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद फाइल होता है, फाइल के बाद आपका डीबी होता है, डेटाबेस होता है। कहीं ऑप्शन में है बिट है, कैरेक्टर, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। फील्ड इसमें बिट बिट है, फिर बाइट है, फाइल नहीं नहीं, देखो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका देखो इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका रिकॉर्ड पहले आ गया है, इसमें ये नहीं होगा क्योंकि फाइल पहले आ गया है। अब बिट, कैरेक्टर, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल ये हो सकता है, मतलब यही होगा क्योंकि इसमें इसने एक गायब कर दिया है, बाइट के बाद फील्ड गायब कर दिया, फील्ड के बाद रिकॉर्ड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस तो सही है, सीक्वेंस तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फील्ड यहाँ पहले आ गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी। देखो सी, अच्छा इसमें ई कह रहा है क्या, अच्छा इन्होंने ई इसलिए कहा है ना क्योंकि इसने यहाँ पर देखो एक्चुअली होता क्या है बता दूं, सही सीक्वेंस जो मैंने लिखा है वही होता है। अच्छा मुझे लगा मान लेना चाहिए इसको, बिट के बाद एक्चुअली बाइट और कैरेक्टर एक ही होता है, रिकॉर्ड लिख दिया जबकि रिकॉर्ड नहीं, फील्ड होगा, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस होगा, तो इसी वजह से इसका आंसर ई हो रहा है। ई मतलब नॉट दिस हो रहा है, क्यों, बिट होता है सबसे छोटा, बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट को ही हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाइट से बड़ा आपका जो होता है फील्ड होता है, और फील्ड से बड़ा आपका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड से बड़ा आपका फाइल होता है, और फाइल से बड़ा आपका डेटाबेस होता है। तो ये आपका एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस बन रहा है आपका बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, तो आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। मुझे लगा हो सकता है फील्ड बीच में ना हो तो कंसीडर कर लें, बट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रीजन है बाइट के बाद डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होता है, बाइट के बाद फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए ये भी गलत माना गया है। ठीक है, चलो बैंडविड्थ को आप किसमें मेजरमेंट करते हो, बैंडविड्थ को किसमें मापा जाता है, बैंडविड्थ जानते हो क्या होता है, कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इंटरनेट पे आप जब यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आपका जो बेसिकली होता है वो मेजरमेंट किया जाता है किसमें, आपका हर्ट्ज में, ये हर्ट्ज होता है, यानी कि कितना इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कितना आपका बीपीएस है कि एमबीपीएस है कि जीबीपीएस है ना, कितना आपका स्पीड जा रहा है, तो ये होता है। Which of the following is not a type of internet connection? इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, मतलब हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन कौन सा ऐसा प्रकार है जिसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, इसमें से लैन कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, ये लैन तो एक टाइप ऑफ नेटवर्क होता है, कोई प्रकार थोड़ी ना होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक टाइप ऑफ नेटवर्क होता है, लैन मैन वैन, कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, मतलब किसके माध्यम से इंटरनेट हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ब्रॉडबैंड हो गया, डायल अप हो गया, वीसैट मतलब होता है वेरी स्मॉल अपार्चर, वेरी स्मॉल अपार्चर जो होता है, डाउनलिंक और अपलिंक के माध्यम से इंटरनेट यूज कर सकते हो, सैटेलाइट से आप कम्युनिकेट करते हो, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट यूज करते हो, वेरी स्मॉल अपार्चर। तो बेसिकली ये 30 क्वेश्चन का सेट मैंने करवा दिया है, और ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी वो टॉपिक्स नहीं दिख रहे होंगे आपको, जो टॉपिक्स बेसिकली मतलब और भी टॉपिक्स इसमें हैं जो मैं शामिल करूंगा, लेकिन अभी मैं वो टॉपिक्स ले रहा हूं जो आपको अभी समझ में अच्छे से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ कोई डाउट, कोई समस्या हो पूछिए हमसे फटाफट आप लोग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, बताइए भाई फटाफट आप लोग। चलिए ठीक है, तो आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करेंगे हम। ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करेंगे हम। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो पूछिए हमसे आप लोग। टायर 1 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और ये हमारा जो है केवीएस एनवीएस एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने कहा ना, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर